अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अल-नूर सोसाइटी ब्लॉक 19 में और यहां मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे यहां के मसाइल और कितने मसले हैं वो भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, यहाँ के रिहायशी हैं या कारोबार करते हैं? जी मैं यहाँ का रहायशी हूँ और मैं तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्लॉक 19 में कि आप लोग तशरीफ़ लाए और बल्दियाती मसाइल के हवाले से आप यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये ब्लॉक 19 बुनियादी तौर पे 4 पॉकेट पे मुश्तमिल इलाका है। ये अल-नूर सोसाइटी है, इसमें रोशन बाग है, DT है और गुलशन अली है। और ये चारों के चारों पॉकेट इस वक्त जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप इलाके का दौरा करेंगे, यही जो सड़क आप देख रही हैं जिस पे आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, ये इस वक्त टूट फूट का ऐसा शिकार है कि यहाँ पे लोगों का गुजरना माहौल है। यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले, पैदल चलने वाले और गाड़ियों पे गुजरने वाले जिस अजियत से गुजरते हैं, इसका तसव्वुर जो है ना, ये जो इंतज़ामिया है उसको शायद है नहीं। यहाँ पे जिस मुश्किलात से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोगों के ये सोचते नहीं इस हवाले से कि लोग किस परेशानी में मुब्तला हैं। यहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं इस वक्त। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो चल रहा है वो लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग के साथ साथ जो है वो ओवर बिलिंग का जो मसला लोगों को पैदा। अच्छा, लोड शेडिंग कितने घंटों की है? यहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो 10 बजे जाती है, फिर 11:30 बजे आती है, इसके बाद फिर शाम के वक्त जाती है, फिर रात को 1 बजे बंद करते हैं। 3 टाइम है, 1.5 घंटे। 1 बजे के बाद फिर जब उनका दिल चाहता है तो वो 3 बजे ही बंद करते हैं, ताकि जो है वो बंदा ना दिन के वक्त सो सके और ना ही रात के वक्त सो सके, बच्चे स्कूल ना जा सकें, लोग अपने कारोबार पे ना जा सकें, ऑफिस ना जा सकें। और ये जो है वो जो सूरत हाल पैदा हुई है लोगों में शदीद गम गुस्से का बायस बन रही है लोड शेडिंग के हवाले से, और फिर जो है वो साथ साथ में ओवर बिलिंग के हवाले से। मतलब आप यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे कराची में रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले जिन मसाइल का शिकार हैं उसका अरबाब इख्तियार को इसका इदराक करना होगा। उनको इस बात को अब मानना होगा कि अब बहुत हो चुका है। ये यहाँ पे इंसान बसते हैं, ये कोई जानवर नहीं है। उनके भी कोई बुनियादी हकूक़ हैं, उन बुनियादी हकूक़ उनको मिलने चाहिए। यहाँ पे हमारे रहने वालों का बुनियादी हक़ है कि उनको साफ़ सुथरी सड़कें मिले, पीने का पानी मिले, रोशनी मिले, लाइट मिले, यहाँ के पार्क आबाद हों। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, सब के सब तबाह हो चुके हैं। अच्छा, ओवर बिलिंग का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ है इस इलाके में? जी, इस इलाके में जो इस महीने के जो बिल लग के आए हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और दीगर टैक्सेस के हवाले से एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो कहा है ना कि आप जाके बिल जो है अपना ठीक करवा सकते हैं। जी अच्छा, एक जुल्म हमारे साथ ये किया जा रहा है कि उन्होंने शराइत लगा दी है, अगर आपके जो है वो 4 महीने और 6 महीने में 200 यूनिट और 300 यूनिट से कम होंगे तो फिर आपका जो है ये एक्सेप्ट किया जाएगा, फ्यूल एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं ना कि जब जो है वो गर्मी के दिनों में होते हैं तो लोगों का 300 यूनिट 120 गज के घर में रहने वाले का 300 यूनिट तो आम सा होता है यहाँ पे। और इस वक्त जो अगर आप उनसे कहेंगे इस महीने तो आपका 250 यूनिट आया है, लेकिन पिछले 4 महीने में आपका जो है वो या 6 महीने में 300 यूनिट का बिल था, तो हम आपको फ्यूल एडजस्टमेंट में जो है वो एडजस्ट नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है लोगों के साथ और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चंद थोड़े से लोगों को रिलीफ दे के एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वो अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। अच्छा, इस तरह के कोई ऑर्डर आए थे कि 200 अगर यूनिट जिनके पिछले 3-4 महीने में अगर 200 यूनिट यूज़ हुए हैं तो उनके ही कम होंगे? ये क्या कुछ इस तरह की चीज़ आई है सामने आपकी नज़र में, या ये अपनी तरफ से एक चीज़ है उनकी? ये जो चीज़ है ये कोई नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे तो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा है। ये हम जो है वो के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे हैं वही हमें ये बात बता रहे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन हैं उसके हिसाब से जो है वो 200 यूनिट, पहले तो ये आया कि 200 यूनिट के जिनका होगा उसको एडजस्ट करेंगे, फिर जो है वो एक और फिर बाद में आया कि 300 यूनिट वालों को भी अब जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये गुंजान आबादी है, इस गुंजान आबादी के अंदर 2-2 मंजिला और 3-3 मंजिला घर हैं और जो है वो एक घर के अंदर 20-25 लोग रह रहे हैं। वो उनका जो है वो 200 से यूनिट से कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप जो है वो एक पंखा भी चलाते हैं और आपके अगर 4 कमरे हैं और एक फ्रिज चला लेते हैं तो आपके यूनिट ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो एक बहुत कम तकलील तादाद है जो कि इससे फ़ायदा उठाएगी। अक्सरियत जो है वो इससे महरूम रहेगी और वही परेशानी में मुब्तला रहेगी। इस वक्त बिल की अगर आप सूरत हाल देखें कि 15,000, 20,000, 25,000, 30-35,000 इस तरह के जो है वो अमाउंट के अंदर बिल आए हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि जो एक सादा जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनके सैलरी का स्ट्रक्चर भी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो कमाने वाले हैं वो जो है वो 25
25,000, 30,000, 35, 40,000 रुपये उनकी इनकम होती है। मैं समझती हूँ अगर 70,000 भी है तो भी इतने बिल नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी महंगाई है और सारे सिस्टम है, गैस का बिल, बिजली का बिल, फिर जिस जॉब पे अगर जाना है तो पेट्रोल भी यूज़ करना है, घर में 3 टाइम खाना भी खाना है, तो 70,000 वाला भी ये बिल नहीं पे कर सकता। 25-30 हज़ार वाले की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सिरे से नहीं सोच सकता, पर 70,000 वाला भी नहीं सोच सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पे जो है वो मतलब महंगाई का जो आलम है यहाँ पे, और जो पैसे की अपनी कदर जो खो चुका है, उसमें एक इंसान का ज़िंदगी गुजारना इंतहाई से ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को वो क्या तालीम देगा, क्या अपने घर का किराया देगा, क्या जो है वो खाने पीने पे खर्च करेगा, क्या यूटिलिटीज़ पे देगा। तो इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा आमदनी का हिस्सा लोगों की जो है वो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जा रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो लोगों के अंदर जो गम गुस्सा पैदा हो रहा है, ये किसी भी बड़े वाक़े का, किसी भी हादसे का जो है ना वो पेश ख़ैमा हो सकता है, क्योंकि एक अंदर से लोग जो है ना बिल्कुल तंग आ चुके हैं, लोग अंदर से फटे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा मोमेंट आएगा और लोग बाहर निकलेंगे और फिर जो है वो फिर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या इंतज़ामिया हो, उनके बस से बाहर ये बात हो सकती है। तो जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो जहां हम खड़े हुए हैं, ये टूट फूट का शिकार है ये सड़क, मेरे हाल से आगे भी जहां जहां मेरी नज़र जा रही है तो मुझे इसी तरह का सिलसिला नज़र आ रहा है। ये तकरीबन कितने अरसे से इसी तरह है? जी, ये देखें यहाँ पे जो ये सूरत हाल हुई है, ये तो पिछले 10-12 साल में जो है वो बहुत ही बुरा हाल हुआ है अल-नूर सोसाइटी का, रोशन बाग का। और लेकिन जो है वो अभी ये हुआ है कि इलेक्शन से कुछ अरसे पहले इन्होंने यहाँ पे लाइनें खोद दी, और क्योंकि जब इलेक्शन आ रहे थे, अब लोगों को ये शो करना था कि जब गवर्नमेंट एक्टिव हुई है, इंतज़ामिया कुछ काम करेगी, और इस जो है वो जो लाइनों की जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पे भी खोद दी गई, और खोदने के बाद जो है वो लोग चले गए। इस बुरी तरीके से यहाँ पे रोड को डिस्टर्ब किया गया है, जिसकी वजह से बजाय कि कुछ बेहतरी होती, सीवरेज की लाइनों में कुछ बेहतरी होती, उन्होंने पैसे भी ज़ाया किए यहाँ पे और लोगों का काम भी नहीं हुआ। ये जो रोड है, ये हालत ऐसी नहीं थी इसकी। यहाँ पे उन्होंने इसको खुदाई की है, यहाँ पे आप गुलशन अली में चले जाएँ, वहाँ पे खुदाई की है, रोशन बाग में चले जाएँ, वहाँ पे खुदाई की है, और उस खुदाई के नतीजे में जो है वो जल्दी जल्दी उन्होंने काम को लपेटा है और जो है वो ऐसे ही भरे और भाग के चले गए यहाँ से। तो इसकी वजह से और जो है वो इस इलाके का बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने अरसे से इस इलाके में हैं? मैं 1984 से यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह, काफी अरसा। बहुत अरसा हो गया। तो मेरे ख्याल है अब 40 साल हो जाएंगे मुझे अगले 2 साल बाद। तो यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है वैसे भी, और जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो पिछले तकरीबन 10-12 साल से तो और बदतर हो गई है। एक ज़माना था कि यहाँ सारी गलियाँ तक बनी हुई थी, रोड ही नहीं, गलियाँ भी बनी हुई थी। अब तो हाल ये है कि ना गलियाँ हैं ना रोड हैं, रोड तो नज़र ही नहीं आते अब, अभी सिर्फ ये पत्थर पड़े हुए नज़र आते हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये एरिया जो है, इस एरिया से कौन सी पार्टी है, मतलब किस पार्टी का ये एरिया? अब तो ये हो गया ना कराची में, ये इस पार्टी का एरिया, ये इस पार्टी का चल रहा है, अब क्या करें, फिर इसीलिए पूछना भी पड़ जाता है। जी, यहाँ पे सपोर्टर कौन, किस पार्टी से? एक टाइम था यहाँ पे जमात इस्लामी के नुमाइंदे कामयाब हुआ करते थे, लेकिन फिर MQM का वक्त आया तो उसके बाद MQM के उनको खासी हिमायत मिली। अच्छा, जमात इस्लामी के नुमाइंदे यहाँ से हुआ करते थे तो उस टाइम काम होता था? जी बिल्कुल काम होता था उस ज़माने में, और नेमतुल्लाह खान साहब का ज़माना तो जो है वो एक गोल्डन पीरियड है, आप जानती हैं उसको। तो उस ज़माने में जितना काम हुआ है उसके सम्राट हैं कि अभी हम कुछ देख रहे हैं कि चलने फिरने के लिए रास्ता है हमारे पास में। नहीं तो हाल तो ये है कि अब आप जाके देखें गलियों में भी गटर भरे हुए हैं, तो उनको पुरसाने हाल नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं, स्टाफ है उनका, लेकिन कोई काम के लिए नहीं आता। तनख्वाहें सब बराबर ले रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। तो भाई ये ऐसे तो नहीं चलता है कोई। और सबसे बड़ी ख़राबी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी जो सिंध गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पे फेलियर है इस मामले में कि वो बल्दियात के निज़ाम को, यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर सकें। पता नहीं उन्होंने इग्नोर कर दिया है या उन्हें दिलचस्पी नहीं है, कि उनकी दिलचस्पियाँ शायद कुछ और हैं, तो उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं लोग किस हाल में रह रहे हैं, क्या इनकी परेशानियां हैं, इनके क्या मसाइल हैं। चीख चीख करके तंग हो जाएंगे आप, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, सेवरेज का भी निज़ाम यहाँ ठीक नहीं है? कुछ नहीं है ना। फिर किस तरह से अपनी मदद? पानी नहीं आता यहाँ पर, पानी भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, या कोई दिन बस 4 दिन में एक दफ़ा आता है, 1-8 घंटे के लिए, और वो भी कुछ घरों में आता है तो कुछ घरों में नहीं आता, जो ना आने के बराबर। जी, वो प्रेशर कम होता है। वो हमने देखा है वहाँ पे जो वालमैन है वाल खोलता है आकर के, वो थोड़ा खोल देता है वाल, पूरा प्रेशर नहीं होता, करीब के घरों में पानी चला जाता है और कभी वो भी नहीं आता। तो फिर क्या टैंकर सिस्टम है, बोरिंग है, क्या है? ये तो एक बाकायदा माफिया है टैंकर्स का, जो कि यहाँ पे मुसल्लत कर दिया है सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानियों से।
और ये जो है पब्लिक का पैसा, पब्लिक का माल, पब्लिक का पानी चोरी करके टैंकरों में भर भर के लोगों को बेच रहे हैं और माल कमा रहे हैं। और जिन लोगों जो हकदार हैं, जो पानी के बिल दे रहे हैं पाबंदी से, उनको उनका हक नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता। बिजली के बिल दे रहे हैं, उसको बिजली के बिल का बिजली नहीं मिलती उनको। इस बार आपकी बिजली का बिल कितना आया? मेरे घर का बिल आया है तकरीबन 13,000 रुपये। और उसमें मज़े की बात यह कि 2 मीटर है मेरे घर के अंदर, तो 1 मीटर के ऊपर जो है वो 3,000 रुपये का जो है बिजली के चार्जेस हैं और बाकी 5,000 रुपये के उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं। इस तरह वो 8,000 रुपये का कुछ बिल बना दिया गया उसको। तो ये इस तरह की ओवर बिलिंग और फिर जस्टिफाइड नहीं है। आप देखें ये जी, ये सेल टैक्स है, ये जो है उसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, अनदर टैक्स, इस नाम से टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2, अजीब अजीब इनके पास अल्फाज। कराची की आवाम को ना टैक्स के ऊपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी ताकि उनको पता चले ये कौन कौन से टैक्स है जो कभी सुने ही नहीं थे। जी, उनको लगाने वालों को भी नहीं पता होगा ये कौन। वैसे माशाल्लाह आपकी एज कितनी है? मेरी 65 हो रही है। वैसे पूछनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कभी इस तरह के टैक्स देखे, कभी सुना? मैं पूछना चाह रही हूँ ना, माशाल्लाह तजर्बा भी है, एक एज भी होगी, सब कुछ देखा है, तो आपने ऐसे टैक्स कभी पढ़े थे? कभी आपको पता चला ऐसे टैक्स जो अब एक्स्ट्रा टैक्स और ये सारे टैक्स? देखें, जो टैक्स भी जस्टिफाइड हो, जो जस्टिफाइड हो उसको हम खुशी से कबूल करते हैं और देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, पानी बिजली का यूटिलिटीज़ बिल हो या कोई और टैक्स हो, इवन रोड्स पे भी अगर टैक्स हो तो उसका कुछ नज़र तो आए कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे तो मामला ये है कि इस तरह के टैक्स जो उनको खुद भी नहीं मालूम, आप जाके पूछ लें। अभी पिछले दिनों जो है उसके मेरे गैस के बिल के अंदर एक नया टैक्स लगाया उन्होंने, USD टैक्स। अच्छा, उसमें क्या है जी कि ये आपने 1600 रुपये देने, 1600 कुछ हैं, 1600 रुपये देने आपने 2 किस्तों के अंदर और हर महीने में ये लगेंगे। भाई क्यों लगेंगे ये? मैंने ये आपने पूछा नहीं ये कौन सा टैक्स है या क्या वजह है? पूछा उनसे, जी ये USD टैक्स है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है उस पर लिखा हुआ। तो बोले ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, पर अब ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, आप लोग समझाएं। उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो भी बेचारे हमारे जैसे लोग हैं। हाँ। जो ऊपर से जो पॉलिसियां बन के आती हैं, जो हुक्म होता है वो ऐड कर देते हैं। उनको भी इतनी कुछ पता नहीं है उसका। ठीक है, ठीक और वजह यही है कि ये सिर्फ आवाम को लूटने और उन्हें तंग करने के बहाने हैं। हकीकत यह है कि उनके जो बैठे हुए हैं अरबाब इक़्तिदार, उनके पास जो है ना आवाम को लूटने के नए नए रास्ते हैं जो बना रहे हैं वो, है, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। सहूलतों के नाम पे कुछ नहीं है। मज़े की बात ये है। ठीक है जी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आते ही आप एक मुझे नई लोकेशन पे देख रहे हैं, यानी कि एक ही एरिया लोकेशन हमने चेंज की और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रिहाइश कितने अरसे से है यहाँ पे? मैं यहाँ पर तकरीबन 25 साल से तो मौजूद हूँ। अच्छा, 25 साल से कुछ इसी तरह के हालात थे या बेहतर थे? हालात अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बचपन में जाया करते थे, गुजरा करते थे इन्हीं सड़कों से और इसी तरफ से गुजरा करते थे, तो तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत बेहतर थे। इसी सड़क पे हम आराम से, पक्की सड़क होती थी, चल भी सकते थे, गटर का पानी भी हमें नहीं मिलता था और साथ ही साथ लाइन के अंदर पानी भी आता था। अच्छा, पर मुझे अभी गटर का पानी नहीं नज़र आ रहा। अभी तो गटर का पानी आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहा ना क्योंकि सड़क अभी कच्ची हुई हुई है, तो कच्ची की वजह से उसके अंदर जहाँ जहाँ भी, अव्वल तो सड़क पर पानी आपको नज़र क्यों आएगा? अगर पानी आएगा तो सड़क पर नज़र आएगा। जब यहाँ पानी ही नहीं आता तो फिर लोग इतनी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से बन चुका है एक निज़ाम, तो उसी के हिसाब से वो पानी जो है पास हो जाता है। अच्छा, तो पानी यहाँ पे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, और लोगों ने टैंकर सिस्टम है या बोरिंग करवाई हुई है? टैंकर सिस्टम है और साथ ही साथ बोरिंग भी करवाई हुई है। बोरिंग की यह हालत है कि बारिशों के बाद भी अगर उसकी लेवल में फ़र्क आया होगा तो मेरे ख्याल में 20 से 25 फीट का फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी ये 400 साढ़े 400 फीट पर यहाँ की बोरिंग मौजूद है और जो कि कड़वा पानी इस वक्त हो चुका है।
लोग फिर भी बेचारे मुश्किलात का से दो चार हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। अच्छा, वैसे पूरे कराची में मैं जहाँ भी जा रही हूँ, यकीन करें बोरिंग का ही सिलसिला मुझे नज़र आ रहा है हर जगह, और यही कहा जा रहा है कि अब जो है 400 फीट पे बोरिंग हो रही है, अब 300 फीट पे हो रही है, 350 उस पे हो रही है, क्योंकि पहले इतनी बोरिंग शायद होती नहीं थी और अब कराची ज़्यादा पानी से तरस रहा है। आप यकीन करें, मैं उन इलाकों में जाती हूँ जहाँ कहा जाता था कि पानी हमारे पास आता था और इलाकों में नहीं आता था, पर अब तकरीबन 1 महीने से उन इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। लाजमी सी बात है, लोग अपना रिसोर्सेज का सेकंड ऑप्शन तो तलाश करते ही हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो घर में ना मौजूद हो तो ना ही बंदा मतलब अपने जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस तक को नहीं, हाजात को मुकम्मल कर सकता। और अब बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो सेकंड रिसोर्स की तरफ जा तो रहे हैं, सब इस वक्त बोरिंग की तरफ मौजूद हैं, लेकिन अब एक वक्त तक ही पानी सस्टेन कर सकता है ज़मीन के अंदर भी, और ये सारी रिसोर्सेज भी हमारे कम से कम तरीन होते जा रहे हैं। और इसका बड़ा नुकसान ये है कि यहीं इलाके में मैं जहाँ मौजूद हूँ, पिछले जो 2020 की बारिश में एक वाक़या भी यहाँ पे हुआ था कि पानी, क्योंकि देखें जब ज़मीन खुश्क हुई हुई होती है तो हमारी ज़मीन जो है वो उभर जाती है, मतलब खुली खुली इसका हिस्सा बन जाता है इस तरह से, और जब वो पानी आता है तो फिर वो नमी की वजह से डिस्प्लेसमेंट डिसलोकेशन शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए ख़दशा भी है कि ये हम इतना ज़्यादा जब पानी ज़मीन में से निकालते चले जाएंगे तो एक जो कुदरती निज़ाम ज़िंदगी है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर प्लानिंग की जाए, हमने ये पानी गया क्यों लाइनों से, वजह यह है हमने बग़ैर प्लानिंग के सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है, लोड देते गए उसी सिस्टम पे जो एक सिस्टम की प्लानिंग की गई होगी शायद 1980s के अंदर समथिंग इस तरह से अराउंड, और वही सिस्टम को फिर मैनेज, मतलब उसी पे लोड डाले जा रहे हैं, उसी पर पानी का भी लोड डाल रहे हैं, उसी पे सीवरेज के निज़ाम का भी लोड डाल रहे हैं, उसी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का भी लोड डाल रहे हैं। तो एक मतलब यहाँ कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं है, अगर है भी तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे एक ना अहल इदारे जिसको समझूंगा, क्योंकि आज अगर देखा जाए जो ये सारी बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं वो यही एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम पर मुसल्लत है पिछले 20 से 25 सालों से। जो अगर प्लानिंग का काम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में किया गया था वो आज तक फिर भी मौजूद हमें नज़र आता है, और वही रोड्स आज तक सस्टेन नज़र आएंगी आपको। लेकिन उसके अलावा जितना भी रोड, अभी मैं आपको कहूँगा कि बारिशों से पहले कितनी जगहों की रोडें डली और तमाम मामलात सबके सामने थे, और उसके बाद बारिश का एक झटका आता है और स्पेल आता है, वो जो नई रोड डली हुई है वो उसको भाग के ले जाता है, पुरानी रोड आपको वैसी की वैसी नजर। अच्छा, तो वजह आपको क्या नज़र आती है? नया रोड जो है वो चल नहीं पा रहा है, इसकी क्या वजह है? कहाँ वीकनेस आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल वाज़ेह है कि मैनेजमेंट नाक़िस मटीरियल और तमाम चीज़ों को किसी को भी ऑब्जर्वेशन में नहीं रखती, और उसके हवाले से कोई मतलब कोई सुपरविज़न के अंदर किसी की नहीं हो रहा होता ये काम। लोगों के ऊपर जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है, बस उनको पैसे वगैरह दे दिए जाते हैं, ना उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट है। अगर ऑडिट रिपोर्ट बनती भी है तो वो सबको पता है किस तरह से क्लियर करवा ली जाती हैं। अच्छा, ये बताएं, बल्दियाती इंतखाबात होते तो वोट यहाँ से किसका है? वोट यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का ही है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क अगर किसी ने करके दिखाया है या जिसके पास विजन है और जिनके साथ अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो वो सिर्फ जमात इस्लामी इस वक्त मौजूद है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना कॉम्पिटिटिव है कि अब वो इस शहर को जिस बर्बादी की हालत पे आ चुका है ऑलरेडी उसको सुधार सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये हालात देख के क्या फील होता है कि आप कराची में रह सकते हैं या कराची का फ्यूचर क्या है? नहीं, कराची का फ्यूचर तो देखें पहले से ही अच्छा फ्यूचर है, लेकिन यहाँ के हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते। काम पहले हम लोग भी जब बचपन में यहाँ पर हम लोगों ने टाइम गुजारा है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ थी, तमाम चीज़ें सहूलियात थी। जिस तरह के लोग यहाँ पर अपोजिशन के लोग और जो MQM पाकिस्तान या जिस तरह के जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने काम तो किया ही नहीं है। जमात इस्लामी के अलावा कोई भी बंदा यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। जमात इस्लाम मैं जब से मैं तकरीबन 14 साल बाहर रहा हूँ, यहाँ आने के बाद जो 2011 के बाद से तकरीबन हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, जब जो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है और कुछ अर्सा रह जाता है उसको वापस आके कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जहाँ से हर चीज़ें सब चीज़ें देखी जाती हैं। जिस तरह की महंगाई हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है आजकल का जो मसला जो है सबसे बड़ा के इलेक्ट्रिक का मसला है, उसके बाद बिजली के इलेक्ट्रिक के अलावा पानी का मसला है, फिर रोड है, सेवरेज है, महंगाई है। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जब बाहर थे तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं थी, ज़हनी सुकून था, बस पैसे भेजते थे। यहाँ माशाल्लाह सारी फैमिली को
सपोर्ट करती तो चलता था, लेकिन जिस सब से यहाँ पर आए हैं तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। डे टू डे महंगाई चल रही जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो हुक्मरान है उनको कुछ चीज़ का फिक्र नहीं है कि क्या करना है, आवाम को किस तरह रिलीफ देनी है, बस वो अपने मामला देख रहे हैं। बस इसी की वजह से हर इंसान जो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो सोचता है कि आगे क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो जिस सैलरी में लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं वो भी है। 2014 से मेरे घर में ये लाइन का पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैंने तकरीबन 8 से 9 मरतबा मैंने कंप्लेन की है। वो आगे दे के गए, चेक भी किया, काम भी करवाया, लेकिन वही हाल है कि इलेक्ट्रिक का भी यही मसला है। और बिल आ चुका है। उसके अलावा मैं तकरीबन हर महीने की बेसिस में इलेक्ट्रिक ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ सुनाई नहीं है। मसले हर महीने आगे कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट ले लें या डील करवा लें, डिस्काउंट ले लें, रिबेट ले लें, यही चल रहा है। कराची का बात ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर बंदा, हर हुकूमत का आदमी अपनी मर्जी चला रहा है। बस यही है कि अपील यही करते हैं भाई, लोगों को सोचें, आवाम के बारे में सोचें कि जो कराची पूरा पाकिस्तान को पालता है लेकिन कराची को कोई नहीं पाल रहा। तो मसला ये है कि सब चीज़ें इंसान को सोचना चाहिए। और मैं तो यही देखें, अब आप जहाँ खड़ी हैं अगर रोड का हाल देख लें क्या है, तकरीबन रमज़ान के बाद से ये सत्यानाश कर गया रखा हुआ है। अभी बारिश का पानी यहाँ तकरीबन 2-2 फीट पानी जमा हो गया था, इसमें गटर का लाइन भी मिक्स हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, नमाजी को, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं, सोचना चाहिए। यहाँ के जो हुकूमत में जो लोग हैं वो सब चीज़ें देखें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को अच्छा बेनिफिट दें, सहूलतें दें। तो जाहिर सी बात है कोई बोलने का मौका ना मिले, हमें इसलिए बोलने का मौका मिलता है कि चीज़ें हमें सब चीज़ें नहीं मिल रही। तो यही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आज हम आपके एरिया में हैं, मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं, आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। मसाइल तो खैर सिर्फ अलनूर नहीं, पूरा कराची फेस कर रहा है। और आप जिस रोड पर हैं अभी, जैसे कि हमारे अच्छा चले, फिर पूरा कराची फेस कर रहा है तो फिर गिला क्या, मतलब पूरा कराची है। असल में बात ये, आप ये समझते हैं कि मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पूरे कराची में, पर हमारा हक है कि हम आवाज़ तो उठाएं ना। जी जी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि 21 का, कि वो पूरे कराची को, ये सिर्फ आपका यहाँ नहीं बल्कि मैं अक्सर बेशतर आप लोगों को देखता हूँ कि जहाँ कहीं भी मसाइल होते हैं तो K21 जो है वो आगे नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अलनूर को भी यहाँ फोकस किया और हमारी इस रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये जो अलनूर है, मैं अलनूर के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो अलनूर जो है कुछ पॉकेट्स में डिवाइड है। एक गुलशन अली कहलाता है, एक रोशन बाग है, और एक ये ब्लॉक 19 है जो R कैटेगरी कहलाती है, यानी 120 गज के मकान आते हैं। अच्छा, इनके मसाइल जो है सबके एक ही हैं। सेवरेज का मसला है, रोड का मसला है। ये आप देख लीजिए रोड, ये तकरीबन कोई 6 महीने से ऐसी रोड पड़ी हुई है, और डालने वालों ने कभी एक तंजीम का झंडा लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी तंजीम का झंडा लगा दिया, तो तंजीम के झंडों में ये ज़्यादा वो हो गई। और इसकी जो सूरत हाल है आप देख लीजिए, जिस वक्त ये पढ़ रही थी उस वक्त ये अंदाज़ा था कि ये इसके अंदर क्या कुछ सूरत हाल बजट की चल रही है। और उसके बाद थोड़ी सी बारिश में सारी की सारी रोड बह गई है। तो एक तो ये मसला है कि यहाँ पर, और उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो आपके पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ उसमें मसाइल निकल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा विजिट करें तो आप ये देखिए, एक मेन होल वैसे खुला हुआ है, गटर का कोई, यानी सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। किसके पास जाएँ? अगर यहाँ पर यूसी में जाते हैं तो यूसी वाले, सेहत का भी कोई इलाज या निज़ाम नहीं है। जी, सेहत का तो जाहिर है कि देखें, यहाँ बल्दिया का एक काम ये भी होता है कि वो स्प्रे करवाए। अब यहाँ पर ईद उल अजहा से लेकर, यानी बकरा ईद से लेकर और यहाँ तक अभी तक सूरत हाल ये है कि कोई स्प्रे नहीं हुआ। हालांकि डेंगू आ गया। जी, डेंगू आ गया, और ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। रोज़ाना टीवी पर हम देखते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं भी कोई ऐसा स्प्रे करने वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा कैंप नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस दी जाए डेंगू के हवाले से। और बिल्कुल लापरवाह इस कराची को छोड़ दिया है। मैं बस इस पर अलखिदमत वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हर महीने जो है यहाँ पर जो है वो स्प्रे करते हैं, और यहाँ पर जो है वो लोगों के हवाले से जो है मेडिकल कैंप भी लगता है। तो ये तो अलखिदमत करे, लेकिन जाहिर है कि वो एक प्राइवेट इदारा है, ये काम तो सरकारी लोगों का है, सरकार हुकूमत का काम करने का है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ ज़रा आगे जाएं तो कचरों के ढेर है। ये मस्जिद है सामने, मस्जिद के सामने कचरों का ढेर है। कई बार हमने इसको हाईलाइट किया सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी जो हमारा साइट है उसके ज़रिए, लेकिन इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। बिलाखिर हमने अपना नंबर वगैरह लेकर उसको सफाई की। मतलब ये काम कर तो हम रहे हैं, लेकिन ये काम हमारे करने का नहीं है। और किस हद तक हम करेंगे? एक वक्त ये होगा कि हम भी छोड़ देंगे इस चीज़ों को, कि ये सारी गवर्नमेंट के काम करने के हैं। बल्दियाती इलेक्शन को आप देख रहे हैं, डेट एक्सटेंड पर एक्सटेंड की जा रही है। और ये क्यों की जा रही है, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये लोग किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 3500 मकानात को जो है
कवर किया, लोगों से राब्ते किए और लोगों को बताया यहाँ के मसाइल, और लोग भी जानते हैं और वो खुश भी हैं कि कोई तो है कि जो हमारे मसाइल की तरफ बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो इस तरह की सारी सूरत हाल लोगों को जो है अवेयरनेस भी दिया। आज भी आपके हवाले से जो बात थी K21 के हवाले से, तो हमने यहाँ लोगों को बताया, लोग बहुत खुश भी हुए कि चलो कोई तो हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। तो बस यही है कि ये सारी चीज़ें हैं। और फिर वही एक चीज़ बढ़ रही है कि इलेक्शन को, बल्दियाती इलेक्शन, जो असल मसला कराची का ये है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इसको जो है कवर कर सकते हैं हम। और बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो जाहिर है कि ये अभी तो जो सूरत हाल चल रही है, मज़ीद देखिए और बीमारियाँ फैलेंगी। डेंगू की सुन रहे हैं, आगे अल्लाह न करे और दूसरे मसाइल आ जाते हैं। तो इसके लिए अभी भी मैं आपके ज़रिए जो है हुक्मरान को भी ये कहता हूँ और जो ज़िम्मेदारान हैं कि वो बराए करम ये कराची के हवाले से ज़रा सा, और ख़ासकर ये ब्लॉक 19 है जो सूरत हाल इसकी आप आई हैं, तो इस हवाले से तवज्जो दें और यहाँ के लोगों को जो रिलीफ दें इस हवाले से जो परेशानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ हर एरिया में इसलिए जाती है क्योंकि ये चैनल है K21 न्यूज़, कराची का चैनल, इसलिए हम कराची के लिए आवाज़ उठाते हैं और कराची की हर न्यूज़, हर मसला, चाहे वो एक छोटे इलाके के लोगों को हो या एक हाई क्लास के लोगों को हो, किसी को भी हो, कराची की आवाज़ में हम सामने लेके आते हैं K21 न्यूज़, क्योंकि कराची का है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मैं अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये इतने सारे मसाइल में कितने अरसे से हैं आप? मैं यहाँ तकरीबन 30 साल से हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 70 साल की है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो ये अलनूर का हाल था ना, इतना बेहतरीन हाल था। पिछली 3 दहाइयों में सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। पानी खुद ब खुद नलों में आता था, मगर ये 4 साल की जो पिछली यूसी थी उसके तमाम कारीगरी इतनी थी कि सारे जो पानी आते भी थे वो लाइनों में डाल करके, पैसा टैंकर माफिया को लगा करके, टैंकर के जरिए पानी लोगों के घर में पहुंचा करके, और नई नई लाइनें अपने तौर पे पैसे लेकर के डलवाई और उससे पानी लोगों के घर तक पहुंचाया। जिनके घरों में लोगों को पानी आता था वो पानी से तरस गए। पिछली 2 बकरीदें ऐसी गुजरी हैं लोगों के पास कि यहाँ घरों में पानी बकरीद में नहीं था, लोगों ने बाहर से लेके फिर पानी डलवाया। अब ये पिछली जो यूसी था, हालांकि जमात इस्लामी की यूसी यहाँ नहीं है, मगर जमात इस्लामी वालों ने शोएब भाई ने खास करके और बहुत सारे उनके साथ तमाम इलाके के लोग शामिल थे, जाके बहुत कोशिश करके यहाँ घरों में पानी पहुँचवाया। अभी तकरीबन 4-5 हमारे जो पोर्शन है वो सब चल रहे हैं और लोगों के घरों पे काफ़ी हद तक पानी आ रहा है, मगर अभी भी पानी की शिकायत पूरी नहीं है। इसलिए कि वो पानी खोलने का वो सिस्टम जो है ना, इतना थोड़ा सा है, कभी 2 बार खोल दिए, कभी 3 बार खोल दिए, उससे पानी पूरा आता नहीं है। अब जो लास्ट में रहते हैं लोग, उनके घरों में पानी नहीं पहुंचता। अब उसके मसाइल ये हैं कि आदमी परेशान है। हर घर में बच्चा सुबह उठता है पानी के लिए परेशान है, स्कूल जाना है पानी के लिए परेशान है, घर वाले पानी के लिए परेशान है। अब हम अपने ऑफिसों को जाएं या अपने काम धंधे पे जाएं कि लोगों को मतलब घर वालों को देखें, पानी की इतनी शदीद मतलब। दूसरी और सारी बात छोटे, गटर का मसला है। सारे गटर उबल होते हैं गलियों के। आप किसी गली में चली जाएंगे तो आपको हर गली में गटर उबला हुआ नजर आएगा, उसका ढकना नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे ढकने के अलावा सबसे बड़ी बात ये कि गाड़ी छीनने के वारदात इतनी हो रही है कि कोई हिसाब नहीं। थाने में जा के हमने बहुत से रिपोर्टें कराई हैं, एंट्री कराई है। हमारे तमाम यूसी जो है जिम्मेदारान जाते हैं वहाँ थाने में जाके बात करते कहते हम कर रहे हैं। अभी देखिए 5 दिन के अंदर तकरीबन 9 लोगों को कत्ल किया गया है। अभी भी मेरी पिछली गाड़ी में एक मोटरसाइकिल गिरी, कोई चोरी करके लाया, वहाँ लाकर उसने डाला हुआ है। डालने के बाद वो पड़ी हुई है गाड़ी, और वहाँ गलियों के अंदर इतनी वारदात है, ये हीरोइन जी घूमते रहते हैं, ये जाके मतलब गाड़ियों से मीटर चोरी कर लेते हैं। अब हर आदमी परेशान है। इतनी परेशानी है कि लॉ एंड ऑर्डर का तो इस कदर मसला है, इसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ खुशी तौर पर आप देखिए रेंजर्स भी लगी हुई है, यहाँ पुलिस भी लगी हुई है, मगर रिजल्ट कुछ नहीं है। अच्छा, काम असल में मसला ये होता है कि करने वाले जो होते हैं खुद करते हैं। पहले यूसी जमात इस्लामी की थी, आज से 30 साल पहले इस पूरा इलाका सोने की तरह चमकता हुआ नजर आता था। आप अगर पिछले
पिछले 30 साल की जो आप वो देखेंगी ना वीडियो, किसी के पास से भी आप देखी जाएगी तो बहुत शानदार आपको नजर आएगी। इस वक्त बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर या हमारे साबित इक़्तिदार लोग जो है ना वो हमारे मुल्क के लिए कुछ करें, मगर नहीं कर रहे। पैसे पूरे सबसे ज़्यादा कराची पैसे देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है और कराची को लावारिस बनाया हुआ है। इसको कोई ऑन नहीं करता। अगर इसको ऑन करें ये कराची बन जाएगा तो पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। मगर हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हर आदमी जो है ना वो सिर्फ अपने अपने पे लगा हुआ है और ख़ास करके अपनी जेबों में पैसे डाल करके बस खुश है। जो भी चीज़ अब आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है कि आप इसको पूरी तरह से इसको उजागर करें। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हमें आप कहें, हम आपको ले जाके दिखा सकते हैं लोगों की जगह पे जो ये सारे मसाइल हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला कराची को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ये कोशिश भी है और स्क्रीन पे दिखाते भी हैं, रोज़ आप लोग देखते भी हैं कि कराची की आवाज़ में हम हर इलाके में जाके जो भी मसला है, आवाम जिस तरह से भी बात करती है वो सारी चीज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी भी कोशिश है कि यहाँ के मसले हल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप, ये इतने सारे मसले और लास्ट में मैंने ये सुना कि यहाँ तो बाइकें चोरी हो जाती हैं, यहाँ तो गाड़ियों में से बैटरियाँ और ये सारी चीज़ें, ये सिलसिले भी हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे इस एरिया को कवर करा और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब बदहाली का शिकार एरिया आपने देख ही लिया होगा खुद ही, और लोगों की राय भी ले ली अच्छी खासी कि यहाँ पे किस तरीके से वारदातें और चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। दूसरा फिर रोडों का हाल देखें, गटरों का हाल देखें, मतलब मसाइल इतने बेशुमार हैं कि मतलब आप जितने चाहें बताएं तो कम है वो। अच्छा, बाहर के मसले इतने हैं कि घर का कोई मसला याद ही नहीं रहता, ऐसा भी है ना? मतलब बाहर घर में पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गलियां टूटी हुई, सड़क टूटी हुई, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, फिर घर का अगर कोई मसला है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है या कुछ, इंसान वहाँ का सोचता ही नहीं क्योंकि यहाँ उलझ गया है। नहीं, सही बात है। देखिए ना, मैं यहाँ से नामजद काउंसलर हूँ जमात इस्लामी की तरफ से। जितने प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, आप यकीन करें कि हर वक्त कोई ना कोई मसला लेके आ रहा है। इवन लोग अपने ये मसले छोड़ के मतलब ऑफिस जा रहा है तो वो घर में फ़ोन करके पूछ रहा है कि पानी आया है नहीं आया, और फिर ये लाइट कितना बजे आ रही है, कितनी। यहाँ 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है इस एरिया में, 8 घंटे की लोड शेडिंग। मतलब ये रिकवरी फुल एरिया है, लोड शेडिंग फ्री एरिया है, और इसके अंदर जितनी हम बग़ैर इख्तियारात के होते हुए इतना यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आप लोगों का इतना माशाल्लाह से रिस्पांस देख रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि हम लोग इनके साथ खड़े रहते हैं, हर वक्त हर मसाइल को उजागर कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह से, इसीलिए आप लोगों ने रखा है कि हर मसले का हल जमात इस्लामी। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप ये देखें, ये सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह इतने लोगों से पूछा और उनसे सारी बातचीत करी, हर हिसाब से उन्होंने आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम है। और बाकी ये मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में प्रोग्राम भी शायद इतना बड़ा ना कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मसले इतने हैं कि यकीन करें रोज़ निकलते हैं, रोज़ एक इलाका कवर करते हैं, रोज़ दिखाते हैं और मसले कम नहीं हो रहे। इलाके कराची माशाल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह करे जितना बड़ा मेरा कराची है, इतना खूबसूरत हसीन फिर से कराची हो जाए और कराची के जो मसाइल हैं उसमें कमी आए। अगर ख़त्म नहीं होते तो कमी ज़रूर आए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मसले होते हैं, पर उस पर काबू भी पाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो मैंने बात की है, बड़े बड़े शहरों में मसाइल तो होते हैं, पर अब आपको लगता है कि इस बड़े शहर में सिर्फ मसाइल ही हैं? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची शहर जो है वो आमतौर पे कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और अगर इसकी आप तारीख उठा के देखें तो कराची ने हमेशा हर बुरे वक्त में जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मुसीबत और मुश्किलात आई हैं, कराची वालों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। मगर कराची वालों के साथ हमेशा से ज़्यादती होती चली आ रही है, और आज से नहीं, कई दिहाइयों से, ठीक है ना। और अब तो हालत ये हो गई है कि कराची शहर के अंदर जो है वो बैरूनी शहर से, दीगर शहरों से जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं, और नाजायज़ कब्ज़े करवाए जा रहे हैं बाकायदा हुकूमती जो है उसके सरपरस्ती के अंदर। और जो मसाइल का गढ़ बने हुए, जो असल मसाइल का गढ़ हैं, वो कराची से बाहर से जो लोग आ रहे हैं कराची के अंदर, और नाजायज़ तजावुज़ात जो है
उस पर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं, जो मसाइल का असल जड़ है, ठीक है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर तो समझिए तकरीबन कराची शहर में ना होने के बराबर है। पानी के मसाइल बेइंतहा हैं, साफ़ पीने का पानी तो है ही नहीं, और इसके अलावा सड़कें इतने मुश्किल से, तो बड़ी मुश्किल से सड़कें बनी थी अभी कुछ अर्सा पहले। ये जून जुलाई में बनती है, मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया ये सड़कें जून जुलाई में क्यों बनती हैं। उसके बाद अभी बारिश हुई है, सारी सड़कें दोबारा से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, फिर से वही हाल हो गया। और जो है वो गड्ढे और जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर, ना कोई कचरा उठाने वाला है, ना कोई जो है सफाई सुथराई वाला है। तो भाई एक दफ़ा जो है वो बता दिया जाए हुकूमत की तरफ से कि कराची के अवाम को कि भाई आपने ये काम खुद करने हैं। अगर हमने ये काम खुद करने हैं तो भाई हम टैक्स क्यों दें? हम सवाल कर सकते हैं ना, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो फिर हमारा ये सवाल बनता है कि जो हम टैक्स देते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है। ये हमारा हक है सवाल करने का, और हम इस सवाल से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और बिजली की लोड शेडिंग, भाई पूरे मुल्क के अंदर क्या ऐसी लोड शेडिंग है जो कराची के अंदर होती है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कराची शहर है, और वहाँ जो है वहाँ के लोगों का ये हाल है। मेहनत से और हक हलाल तरीके से लोग यहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, और अपने मेहनत पसीने की कमाई जो है वो के इलेक्ट्रिक को दे देते हैं, और जो है दीगर यूटिलिटी बिल्स में दे देते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी जो है वो अब मजबूर हो गया है कि वो फुटपाथों पे दस्तरखान जो लगता है उस पर बैठ के खाइए, मजबूर कर दिया गया है उसको। तो मैं तो अरबाब इख्तियार से अगर मेरी आवाज़ पहुँचे, अल्लाह करे कि उन तक जो है ये आवाज़ पहुँचे, और तो मैं उनसे यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी कराची की तरफ तवज्जो दें, और कराची के असल जो मसला है वो कराची वाले ही बता सकते हैं, और कराची वाले ही जब तक नहीं आएंगे। अब देखें ना, इंटीरियर सिंध से वज़ीर आला इंटीरियर सिंध का जो कराची में जो रूल कराची में कर रहा है, वज़ीर दाखिला वो इंटीरियर सिंध का रूल जो है वो कराची शहर के अंदर कर रहा है, ठीक है ना। तो कराची के असल लोग जब तक जो है वो हुकूमती ऐवानों के अंदर नहीं होंगे, नुमाइंदगी उनकी अपने हाथ में नहीं होगी, कराची के मसले कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कराची का फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर यहाँ पर प्रॉपर तब्दीली ना हो सकी, बल्दियाती इदारों के अंदर जो पुरानी रविश इख्तियार की गई, अगर उसको तब्दील ना किया गया, वही नुमाइंदे आए अगर जिनको हमने आजमाया हुआ है और जो कहते थे कि अपना वोट अपनों के लिए, या दीगर अब जमातें जो कि हुक्मरानी करती रही हैं, सब जानते हैं, अगर यही लोग रहे तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि कराची की हालत इससे बदतर से बदतर होती जाएगी। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जनरल काउंसलर यहाँ से उम्मीदवार हूँ। बताएं, तहरीक इंसाफ ने 4 साल में क्या किया? तहरीक इंसाफ ने 4 साल में जो कराची के लिए क्या किया? मैं कराची की बात, हाँ कराची की बात ही कर रहा हूँ। 1100 अरब का आप लोग सवाल करते हैं, आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अगर पॉइंट करती हैं आप इसको, अगर पॉइंट वाले लेते हैं। देखिए, आपको पता था, मैंने तो किया भी नहीं सवाल, आपको पता था मैंने वही सवाल करना है। बिल्कुल, बताएं। सवाल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इतना इस तरह से सवाल माजी की जमातों से नहीं हुआ, सिर्फ पीटीआई से हो रहा है। इस तरह से किसी ने किसी को इतना चोर भी नहीं कहा। चोर तो कहेंगे ना, चोर को चोर नहीं। इतना सच बताएं कि इतना किसी ने दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। ये बताइए, जो 1100 अरब में 16 करोड़ रुपए दिए सिंध हुकूमत को, वो कहाँ गए? ये पता है आपको? आप मुझे ये बताएं ना, पीटीआई ने कराची के लिए क्या किया, आप मुझे वो बताएं। कराची टाइम कम है तो मैं असल में मैं एक बात बताऊं, ये अवाम के लिए सवाल है, ये अवाम आप लोगों से सवाल करती है, तो आज मौका मिला है तो आप अवाम को बताएं, मुझे नहीं, अवाम को बताएं, अवाम सुनना चाहते हैं। देखें, अवाम को बिल्कुल, देखें, अवाम सलाखों पर मेरे जो अवाम का सवाल होगा बिल्कुल दिया जाएगा, और उस हिसाब से दिया जाएगा कि जिस तरह से हमें काम करने का मौका दिया गया, ठीक है। मशीनरी आपको पता है कि टाउन, जितने भी टाउन्स हैं, आप समझती हैं, जानती होंगी कि यकीनन वहाँ पर कौन लोग बैठे थे, ठीक है। हम लोग जब एज ए नुमाइंदे बल्दियात के हवाले से, बल्दियात के देखिए MNA MPS का काम होता है कानून साजी, फिर भी MNA MPS ने ग्राउंड पर उतर के काम किया, जिसका जो मिजाज था, ठीक है, क्योंकि पीटीआई कराची में नहीं थी, ठीक है, एकदम से आए, बकौल किसी के कभी लाए गए, ठीक है, यही इल्ज़ाम लगता रहा। फिर 14 MNA और 30 MPA को तो सिंध हुकूमत। अच्छा, चले कराची को भी छोड़ दें, यहाँ तो फिर आप पीपल्स पार्टी आ जाएगी, बकौल उसके कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करने दिया। पूरे पाकिस्तान में क्या पीटीआई ने क्या किया? इमरान खान कौन सा नया प्रोजेक्ट, क्या चीज की, कर्जे कितने लिए, कितनी अदायगी हुई, कोई 1-2 अल्फाज में बता दें। हमने जो खान साहब की तरफ से हमें MNA फंड्स मिले, MNA फंड्स के जरिए जो हमने गलियां पेवर करवा सकते, वो मैंने सब देखी, काम वो देखी मैंने, ठीक है। जो काम नहीं हो सके वहाँ अवामी रद्दमल हमारे जो सामने आया, वहाँ पर काम नहीं होने दिया गया। यानी अभी ये ग्लोब पार्क पीछे है हमारी तरफ, ब्लॉक 19 के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है ये, लेकिन यहाँ पर हमने लाइट्स लगाई, यहाँ पर हमने बेंचेस लगाई, यहाँ पर हमने ब्लॉक्स लगाए, वो लोगों ने
ताउन ही नहीं किया, बल्कि उखाड़ उखाड़ के ले गए लाइटें उखाड़ के। आवाम भी तो ताउन करे ना साथ में। आप गुजार चुके हैं माजी का तर्ज अमल, लेकिन साथ खड़े तो हों, नई तब्दीली के साथ खड़े तो हों, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।